मान्यताओं के अनुसार महासागर के अंदर ऐसे गहरे राज छुपे हुए हैं जो इंसानों की कल्पना के परे हैं। जब समंदर की गहराइयों में रहने वाले जीव सरफेस पर नजर आने लगते हैं तो ये बिना कारण के नहीं होता। हाल ही के वर्षों में डीप ओशन में रहने वाली ओर फिश और एंगलर फिश को सतह पर देखा गया और यहाँ तक कि ऐसे क्रीचर की साइटिंग्स रिपोर्ट की गई जिसे कुछ लोग लेजेंडरी सी मॉन्स्टर लेवाइथन मान रहे हैं। इंस्टाग्राम में वायरल ऐसे अनगिनत वीडियोस इस अजीब फिनोमिनन के सबूत हैं। इतिहास में कई कल्चर्स में इन क्रीचर्स का सतह पर नजर आना प्रलय या अंत से जोड़ा गया था। तो क्या ये साइंस इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हम अंत समय में जी रहे हैं? पहले के समय में लोगों ने इसे मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड्स पैलेस कहा। ओर फिश या स्वॉर्ड फिश एक सर्पेंटाइन क्रीचर है जो दिखने में चमकती हुई तलवार की तरह नजर आती है। ये समंदर में हजारों फीट नीचे रहने वाली मछली है जो सतह पर नहीं आती। माना जाता है ये सतह पर सिर्फ तब ही आती है जब किसी वजह से समंदर डिस्टर्ब होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब ओर फिश नजर आती है एक डिजास्टर जरूर होता है। जापान में ये बिलीफ उनके कल्चर में रूटेड है। इसे ryugu no सुकाई या ड्रैगन्स मैसेंजर कहा गया है। ओरफिश को जापान में अर्थक्वेक या सुनामी का साइन माना जाता है। वैज्ञानिकों ने ओरफिश और डिजास्टर्स के इस लिंक को स्टडी किया है। 2010 और 11 में जापान के कोस्ट में ओरफिशेस काफी संख्या में देखी गई थीं। कुछ ही समय बाद रेक्टर स्केल पर 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इसमें जापान का टोहोकू रीजन बुरी तरह बर्बाद हो गया था। इसी अर्थक्वेक ने एक जायगेंटिक सुनामी को भी ट्रिगर किया था जिसकी वजह से जापानीज कोस्ट 40 मीटर्स ऊंची लहरों की चपेट में आ गए। इस सुनामी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के पावर सप्लाई और बैकअप जनरेटर को डैमेज कर दिया था। इस डैमेज की वजह से कूलिंग सिस्टम्स फेल हो गए और तापमान तेजी से बढ़ने लगा। हीट से हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो गया और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स लीक हो गए। सभी लोगों को वो एरिया छोड़ना पड़ा था। ये डिजास्टर ठीक चेरनोबिल इंसिडेंट के बराबर का मापा गया था। इस इंसिडेंट ने एक प्राचीन जापानीज मिथ को और पुख्ता कर दिया था, द मिथ ऑफ डूम्सडे फिश। कुछ लोगों का मानना है कि डूम्सडे फिश पानी में सीज्मिक वेव्स या वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती है, इसलिए वो किसी ऐसे खतरे को महसूस करते ही अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर सतह पर आ जाती हैं। वैसे 2011 वाला इंसिडेंट एकमात्र डिजास्टर नहीं था जो ओरफिश की साइटिंग्स के बाद आया हो। 1960 में चिले में वेल्डिविया अर्थक्वेक से कुछ ही दिन पहले कई ओरफिशेस सी शोर पर देखी गई थीं। इसके बाद एक 9.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और लगभग 6000 लोग मारे गए। 20 लाख लोग इस हादसे में बेघर हो गए थे। 2009 में इटली के कोस्ट पर ओरफिश देखी गई थी। फिर एक भारी भूकंप ने इटली में तबाही मचाई थी। इस हादसे में लगभग 2000 लोग घायल हुए और सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। 70,000 लोग बेघर हो गए थे। 2010 में फिर चिले में भूकंप के कुछ ही दिनों पहले ओरफिशेस को स्पॉट किया गया था। इस भूकंप का मैग्नीट्यूड भी 8.8 था। इसके बाद भी एक सुनामी ट्रिगर हुई और भारी तादाद में लोग मारे गए थे। इसके अलावा कैलिफोर्निया और फिलीपींस में भी ओरफिश की साइटिंग्स के बाद बड़े भूकंप आए। अब 2025 में ओरफिशेस की साइटिंग्स मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और सैन डिएगो में हुई हैं। इसके अलावा भी एक फिश है जिसे एंगलर फिश कहा जाता है। ये भी पानी की गहराइयों में ही रहती है और कभी सतह पर नहीं आती, लेकिन हाल ही में एंग्लोफिश की साइटिंग्स भी सतह पर हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, पानी के जीवों का ये अजीब बर्ताव दुनिया भर में देखा जा रहा है। उड़ीसा में हजारों कछुए पानी छोड़कर सतह पर नजर आए। माहिम में कुछ समय पहले हजारों मछलियां पानी की सतह पर अजीब बर्ताव करते नजर आईं। केरल में भी लाखों मछलियां समंदर के किनारे आती हुई रिकॉर्ड की गईं। कुछ लोग मानते हैं ये घटनाएं तब होती हैं जब समंदर की गहराई में कोई बदलाव आता है, जैसे तापमान का बढ़ना। लेकिन कुछ लोगों का मानना है डीप सी क्रीचर्स पानी की सतह पर तब आते हैं जब लेवाइथन नींद से जाग जाता है। लेवाइथन, ये नाम सुनकर एक विशालकाय समुद्री जीव की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन आखिर ये है क्या? इस क्रीचर का जिक्र सबसे पहले बाइबल की बुक ऑफ जॉब में मिलता है। डिस्क्रिप्शन में से एक विशालकाय समुद्री जानवर बताया गया है जो हजारों जहाजों को पानी में एक साथ डुबा सकता है। वो इतना शक्तिशाली बताया गया है कि उसे सिर्फ भगवान ही हरा सकते हैं और कोई नहीं। बाइबल के अलावा ज्यूइश बाइबल में भी लेवाइथन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वहां इसे विशालकाय सर्पेंट के रूप में दर्शाया गया है।
जो समंदर में रहता है और दिन को रात में बदल सकता है। ये एक ईविल एंटिटी बताया गया है जिसके पास साइकिक पावर्स होती हैं। ये लोगों का दिमाग करप्ट भी कर सकता है। बेबीलोनियन कल्चर में उसे टियामट कहा गया है। नॉर्स माइथोलॉजी में उसे यॉर्मनगैंडर कहा जाता है। एक ऐसा स्नेक जिसका आकार इतना विशाल है कि वो महासागर के अंदर किसी माउंटेन रेंज के बराबर है। अलग अलग सभ्यताओं में मिलते जुलते इस जाइगेंटिक क्रीचर का जिक्र है। सोचने की बात यह है कि अलग अलग टाइम फ्रेम और लोकेशंस पर रहने वाले लोग एक ही तरह के जायंट सी मॉन्स्टर का जिक्र कैसे कर सकते हैं। लेवाइथन सिर्फ एक सी मॉन्स्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि रिलीजन में भी इसकी डीपर मीनिंग है। बाइबल में लेवाइथन बुराई या ईविल का रूप बताया गया है। ये एम्बॉडीमेंट ऑफ सेटन माना जाता है, जो इंसानों की आत्मा को फंसाने की कोशिश में रहता है। ज्यूस मानते हैं कि समय के अंत में लेवाइथन जाग उठता है और भगवान आकर उसे मारते हैं। कुछ लोगों का मानना रहा है कि पुराने समय में लोगों ने जब विशालकाय समुद्री जीवों को देखा तो उन्हें लेवाइथन मान लिया, जैसे ब्लू व्हेल्स या मैग्लाडोन शार्क्स या फिर जायंट स्क्विड्स। लेकिन लेवाइथन का लेजेंड यहीं खत्म नहीं होता। मॉडर्न टाइम्स में जब लोगों ने बड़े बड़े समुद्री जीवों के बारे में जानकारी ले ली, उसके बावजूद भी लेवाइथन की साइटिंग्स रिपोर्ट की गई हैं। 1997 में समुद्र के अंदर से एक अजीब सी आवाज सोनार पर रिकॉर्ड की गई। इसे द ब्लूप नाम दिया गया। ये आवाज इतनी पावरफुल थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। वैज्ञानिकों को आज तक नहीं पता कि वो आवाज किस चीज की थी। उसी दौरान कुछ डाइवर्स ने एक विशालकाय सी क्रीचर स्पॉट किया। उन्होंने आकर ये खुलासा किया था कि वो सी क्रीचर उन सभी क्रीचर से कहीं ज्यादा बड़ा था जिन्हें हम जानते हैं। ब्लू व्हेल्स अपने आकार की वजह से पानी में स्लो मूव करती हैं, लेकिन वो क्रीचर हद से ज्यादा तेज रफ्तार से पानी में तैर रहा था। उन्होंने ऐड किया, वो पानी में इतनी तेजी से तैर रहा था जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर रहा हो। ड्राइवर्स जानते थे जब तक उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ सामने नहीं आएगा, कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब 2012 में जापानीज रिसर्चर्स ने पानी के अंदर एक अजीब जाइगेंटिक सी क्रीचर को देखा था। वो इतना बड़ा बताया गया कि कैमरास उसके पूरे शरीर को कैप्चर ही नहीं कर सके। क्या ये लेवाइथन था? ओशियन की गहराइयों में कुछ ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट किए जाते हैं जो शायद किसी जायंट सी क्रीचर के हों। सिग्नल के मूवमेंट्स बहुत तेज होते हैं। अब विज्ञान का कहना है कि समुद्र की गहराई में रहने वाले क्रीचर्स अक्सर आकार में बड़े होने लगते हैं और ऐसा पानी के दबाव के कारण होता है। इस वजह से वाइकिंग्स के टाइम सतह पर आई स्क्विड्स को क्रैकन नाम दिया गया था, क्योंकि वो इतनी विशालकाय हो गई थीं। तो हो सकता है कोई ऐसा क्रीचर जो पानी की गहराइयों में सैकड़ों या हजारों सालों से रह रहा हो, वो इतना विशालकाय हो गया हो कि उसे लेवाइथन कहा जा सके। हम ओशियंस को लेकर किसी भी पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकते, क्योंकि 95% से ज्यादा ओशियन का हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड ही है। इस लार्ज वाटर बॉडी में क्या छुपा हो सकता है, ये तो कोई नहीं जानता। अब लेवाइथन का एंड टाइम से क्या लेना देना है? दरअसल जूइश स्क्रिप्चर्स के अनुसार एंड टाइम्स में फाइनल बैटल होगी और उसी समय लेवाइथन अपनी नींद से जागेगा। ये दुनिया में तबाही मचा देगा। तभी ईश्वर धरती पर आकर बुराई का अंत करेंगे और लेवाइथन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसीलिए जब लेवाइथन नींद से जागेगा, वो एक साइन होगा कि अंत समय आ चुका है। अब इनर अर्थ पर विश्वास करने वालों का कहना है कि ये जीव हमें इसीलिए नजर नहीं आता क्योंकि वो आउटर सी में नहीं बल्कि इनर अर्थ के समंदर में रहता है। माना जाता है धरती अंदर से खोखली है और उसके अंदर एक विशालकाय महासागर एग्जिस्ट करता है। हमारा समंदर इनर अर्थ के समंदर से कनेक्टेड है और अंत समय में लेवाइथन सतह पर आ जाता है। अब कहने को तो ये सब थियोरीज ही हैं, क्योंकि लेवाइथन के एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं है। तो क्या पानी की सतह पर आते ये जीव किसी क्लाइमेट चेंज या समंदर में बढ़ती हीट की वजह से सतह पर आ रहे हैं, या फिर एक ही समय में इन सब घटनाओं का होना किसी आने वाली आपदा का संकेत है? कोई ऐसी आपदा जो पूरी दुनिया में आने वाली है और हमारी दुनिया का अंत कर देगी। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।